है ये तुमको समझ में नहीं आएगा कि किसके साथ कनेक्टेड है, क्योंकि इसमें प्रॉपर करली बेसिस नहीं है। प्रॉपर करली बेसिस न होने की वजह से जो एल्स है ये पहले वाला जो इससे जस्ट ऊपर ऐसे उसके साथ एसोसिएट हो जाएगा। अभी भी कोई डाउट है तो तुम बाद में रिकॉर्डिंग देख करके या किसी तरफ से देख लेना, ठीक है। अभी मैं इस चैप्टर को क्लोज कर रहा हूँ, आई एम मूविंग फॉरवर्ड। कम टू दिस पार्ट। ये क्वेश्चन दिख रहा है सबको? क्वेश्चन क्या है? ये एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, इंट ए, इंट बी, इंट सी। सबको नजर आ रहा है आई गेस। अब मैं दो कॉन्सेप्ट बताना चालू कर रहा हूँ। एक कॉन्सेप्ट का नाम है स्कोप, दूसरा कॉन्सेप्ट का नाम है एक्सटेंट। अगर तुम लोग कोई कॉपी लेके बैठे हो तो ये चीज नोट कर लो। इन्हें हम स्टोरेज क्लासेस बोलते हैं। एक कॉन्सेप्ट है सी के अंदर स्टोरेज क्लासेस नाम का, उसमें 4 से 5 स्टोरेज क्लासेस होती हैं। मैं सारी स्टोरेज क्लासेस अभी तुम्हें नहीं बता रहा हूँ, फिलहाल मैं तुम्हें बस स्कोप और एक्सटेंट बता रहा हूँ, ठीक है। स्कोप कहता है कि ये जो भी वेरिएबल है, इस वेरिएबल की विजिबिलिटी और अवेलेबिलिटी, दो शब्द बोलता है। द विजिबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी of a variable is decided by the scope of it। यानी scope refers to the part of the program where the variable is accessible or visible। यानी स्कोप वो पार्ट है जहां पर भी वो वेरिएबल विजिबल और एक्सेसिबल होगा। यानी इस केस में जो ये बी है, ये बी की जो स्कोप है वो इस वाले ब्रेसेस के अंदर ही है, मतलब इस पार्ट के अंदर ही बी एसेसिबल है, इसके बाहर जाओगे तो बी एसेसिबल नहीं होगा। सिमिलरली सी की जो विजिबिलिटी और एसेसिबिलिटी है वो इस ब्लॉक के अंदर ही है, इसके बाहर जाओगे तो ये सी अवेलेबल नहीं होगा, विजिबल नहीं होगा। मगर ए क्योंकि इन दोनों ब्लॉक्स के बाहर है तो ये ग्लोबल लेवल पे है, और ग्लोबल लेवल के होने की वजह से बाहर आउटर में डिसाइड होने की वजह से ये बाहर भी तुमको एक्सेसिबल और विजिबल होगा। क्या ये पार्ट क्लियर है सबको? ओके, साइलेंट को मैं यस मान करके आगे प्रोसीड कर रहा हूँ, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट और आता है जिसको बोलते हैं एक्सटेंट। एक्सटेंट refers to the life period during which variable is associated to the memory location। इसका मतलब ये हुआ कि वो समय प्रोग्राम की लाइफ साइकिल में, एक प्रोग्राम के लाइफ टाइम में प्रोग्राम चालू हुआ, प्रोग्राम खत्म हुआ, उसके बीच में, उसके दौरान में जो भी वेरिएबल डिक्लेयर्ड हैं वो वेरिएबल कितनी देर के लिए और किस पार्ट में जिंदा रहेंगे। मतलब अगर मैंने ए को यहाँ पर डिक्लेयर किया है तो इसका एक्सटेंट ये बताएगा कि क्या ए यहाँ पे जिंदा है या नहीं, यहाँ पे जिंदा है या नहीं। जिंदा से मतलब हो गया कि मेमोरी में उसका स्पेस अभी भी लॉक्ड है और उसकी वैल्यू अभी भी वहां मौजूद है, यानी उसको मेमोरी एलोकेटेड है। इसको बोलते हैं एक्सटेंट। इसको क्लियर करने के लिए यहां आ जाओ। ये प्रोग्राम दिख रहा है सबको? कैन यू गाइस सी दिस प्रोग्राम? ओके, तो इस प्रोग्राम का भी आंसर लिख करके मुझे प्राइवेट चैट पे सब लोग भेजो जरा। इस प्रोग्राम का भी आंसर अपने हिसाब से एक बार सोच के लिख करके मुझे प्राइवेट चैट पर भेज दो सब लोग। आयुष का आंसर आ गया। मैं ज्यादा देर वेट नहीं करूंगा, जस्ट 2 मिनट्स। आयुष तुम प्रैक्टिस जहां भी कर रहे हो वो सही कर रहे हो, जो भी कर रहे हो उसको कंटिन्यू करते रहो।
आंसर एक ही बारी में लिखिएगा प्लीज। ऐसा मत करिए कि बार बार वैल्यू अलग अलग लिखें, एक ही आंसर में लिख दो, क्या आंसर आना चाहिए। हर्षिता सेज सर इन प्रिंट स्टेटमेंट इट्स ए प्लस बी और ए प्लस प्लस। यार हर्षिता, ये जो मेरी राइटिंग थोड़ी सी गंदी है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर इट। प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर लिखा है परसेंटेज डी कॉमा ए प्लस बी। वरुण आंसर आ गया। ओके फाइन, आई एम नॉट वेटिंग एनी मोर फॉर द आंसर्स। मैं मान के चल रहा हूँ कि या तो तुमसे निकला नहीं या तुम अभी भी निकाल रहे हो। दोनों स्टेट में आंसर निकालते रहो, मैं इसका कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। ये जो एक्सटेंट नाम की चीज है, ये बताती है कि वेरिएबल और उसकी वैल्यू कितनी देर तक उसके मेमोरी ब्लॉक में होल्ड रहेगी। ठीक है, तो स्टैटिक नाम का जो वेरिएबल होते हैं, मतलब जो वेरिएबल स्टैटिक बोला गया है, उसका मतलब ये होता है कि जब प्रोग्राम चलेगा से लेकर के जब तक प्रोग्राम मर नहीं जाता, वो मेमोरी में जिंदा रहता है। मेमोरी में जिंदा रहने का मतलब हो गया उसकी मेमोरी डी एलोकेट नहीं होती और उसकी वैल्यू भी वहां से मिटरती नहीं है। क्या मतलब हुआ? मतलब जब यहां से पहली बार फन कॉल हुआ तो प्रोग्राम जैसे ही यहां आया, बी नया नया जिंदा हुआ पहली बार, उसको 10 एलोकेट हो गया। स्टैटिक इंट ए लिखा और इक्वल टू 10 लिखा, यानी ए भी जिंदा हुआ पहली बार और उसको भी 10 मिल गया। नेक्स्ट लाइन में ए प्लस बी हुआ, यानी कि 20 हो गया। यानी पहला तो आंसर, पहला प्रिंटिंग तो हमेशा 20 की ही होगी। नाउ कमिंग टू दी नेक्स्ट थिंग, ए प्लस प्लस बी प्लस प्लस, यानी ए की वैल्यू बढ़ गई। ए की वैल्यू बढ़ करके अब 11 हो गई है आगे यूज के लिए। बी की वैल्यू भी बढ़कर अब आगे के लिए 11 हो गई है। मगर जैसे ही ये ब्रैकेट खत्म हुआ, तो क्योंकि ये बी एक लोकल वेरिएबल था, ये एक ब्लॉक के अंदर बनाया गया था और स्टैटिक डिक्लेयर्ड नहीं किया गया था, तो ये बी यहीं मर जाएगा। बी यहां पे मर चुका है, मगर ए जिंदा है। अब यहाँ पर फन दोबारा कॉल हुआ। जब फन दोबारा कॉल हुआ, बी फिर से जिंदा हुआ, बी को फिर से 10 मिल गया। जैसे ये स्टैटिक इंट ए इक्वल टू 10 में आएगा, ये यहाँ पर कुछ नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि स्टैटिक को रीड करते ही ये डिक्लेरेशन नहीं करेगा, ये कहेगा कि भाई ए नाम का जो वेरिएबल है, इसकी एक्सटेंट ग्लोबल है, ये मेमोरी में बना हुआ है और मेमोरी में एज इट इज पड़ा होगा, इसको हमें छेड़ना नहीं है यहाँ पर। यानी ए जो 11 था वो अभी भी 11 मिलेगा। यहाँ पर 11 प्लस 10 होगा, ये ए को बढ़ा के 12 कर देगा, बी को बढ़ा के फिर से 11 कर देगा, मगर बी बेचारा फिर मर जाएगा। जब फिर से बी मर जाएगा, तीसरी बार फन कॉल होगा, ऊपर जाएगा, बी फिर से जिंदा होगा, उसको फिर से 10 मिलेगा और ए की वैल्यू क्योंकि यहाँ 12 कर दी गई थी, यहाँ कुछ नहीं होगा, वो 12 की 12 मिलेगी, 12 प्लस 10 होगा, फिर से 22 प्रिंट हो जाएगा, ए फिर 13 हो जाएगा आगे के लिए, बी फिर से मर जाएगा, प्रोग्राम यहीं खत्म हो जाएगा, अब ए भी मर जाएगा। कहने का अर्थ ये है, जब भी स्टैटिक नाम का वेरिएबल कहीं पे भी तुमको मिले तो वो एक ही बार मेमोरी मिलेगी। मतलब स्टैटिक वेरिएबल्स जो होते हैं, उन वेरिएबल्स को पूरे प्रोग्राम के लाइफ साइकिल में मेमोरी एक ही बार मिलती है। उनका इनिशियलाइजेशन पूरे प्रोग्राम लाइफ साइकिल में एक ही बार होता है और बाकी कोई भी वेरिएबल्स हैं तो वो जहां जहां तक एक्सेसिबल थे, जिस बॉडी के अंदर डिक्लेयर्ड थे, वहीं पे बार बार जिंदा होंगे, वहीं बार बार मर जाएंगे, उसके बाहर नहीं जा पाएंगे। क्या ये कॉन्सेप्ट सबको क्रिस्टल क्लियर हो गया? एनी डाउट्स टू एनीवन?
यहाँ दो कॉन्सेप्ट हमारे खत्म हुए, एक है स्कोप, दूसरा है एक्सटेंट। मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि तुम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नहीं लिख रहे होगे। क्यों? क्योंकि ये सब चीजें अभी तुमको समझ में आ जाएंगी। अगर पहले से भी आती थी तो हो सकता है तुम्हें अभी याद है, मगर तुम बाद में भूल जाओगे। कहने का मतलब ये है कि कुछ कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट को अपने पास कहीं पर लिख करके रख लो, उससे भलाई तुम्हारी ही है, मेरी कोई नहीं है। ठीक है? कहो तो मैं एक बारी डेफिनेशन फिर से बोल सकता हूँ, मैं बोल ही देता हूँ। स्कोप ये बताता है कि एक वेरिएबल कहाँ पर एसेसिबल और कहाँ पर विजिबल होगा, मतलब एक वेरिएबल की एसेसिबिलिटी और विजिबिलिटी कहाँ तक है, ये स्कोप डिसाइड करता है। एक्सटेंट कहता है कि एक वेरिएबल पूरे लाइफ साइकिल में कहाँ पर इनिशियलाइज और एक्टिवेट होगा और कहाँ मरेगा, इसकी डिसीजन एक्सटेंट के थ्रू होती है। ओके, निशांत ने एक प्राइवेट मैसेज पे क्वेरी भेजी है। निशांत कहता है कि अगर मैंने ऊपर स्टैटिक इंट a इक्वल टू 12 लिखा है, उसके जस्ट नीचे स्टैटिक a इक्वल टू 10 लिख गया तो क्या होगा? निशांत, ये एक इलीगल स्टेटमेंट है और यहाँ पे एरर आ जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि स्टैटिक का मतलब क्या हुआ यार? स्टैटिक वेरिएबल मैंने कहा तो कि स्टैटिक पढ़ते ही वो ये मान लेता है कि ये एक बार अगर इनिशियलाइज और डिक्लेयर हो चुका है, इसको एक बार मेमोरी मिल चुकी है, तो हमें इसकी छेड़छाड़ नहीं करनी है। तो स्टैटिक a इक्वल टू 12 के बाद आप स्टैटिक a इक्वल टू 10 नहीं लिख सकते, पर हाँ स्टैटिक a इक्वल टू 12 के बाद आप a इक्वल टू 10 लिखेंगे तो चेंज हो जाएगा। मतलब डिक्लेरेशन के टाइम पर जैसे ही मेमोरी बनेगी, एक a नाम का डिब्बा बनेगा, उसमें 12 लिख दिया जाएगा। मगर क्योंकि तुमने नेक्स्ट स्टेप में ही या कहीं लेटर प्रोग्राम में a इक्वल टू 10 करा, तो वो 12 कट करके 10 हो जाएगा। मगर आप स्टैटिक a इक्वल टू 10 नीचे कहीं पे भी प्रोग्राम में नहीं लिख सकते, ये एक इलीगल स्टेटमेंट है। Clear, Nishant? Clear to everybody else as well? Okay, fine. So we have end with scope and extent, और मैंने 2-3 आउटपुट वाले क्वेश्चन भी कवर कर लिए हैं।